सब्जी बेच रहा था, उनको हमने नेता बनाए और वो चलते बने। कल छोड़ के जाए तो उसके ऊपर कुछ न कुछ ऐसी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस को छोड़कर आपकी पार्टी में आए हैं दिलीप चौधरी जी, तो क्या उन पर भी ये चीज़ें लागू होती है? अभी चर्चाओं का विषय बना हुआ है पेपर लीक। सरकारों से ऐसे साठगांठ करके ऐसे संबंध बना लिए उन्होंने कि सरकार इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। शिक्षा मंत्री जी पहले भी पागलों जैसी बातें कर रहे थे, उपवास करते हैं, उनको कुछ पता है नहीं। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आगे जिनको ABCD नहीं पता है। भाजपा को 2 से ढाई साल हो गए कार्य करते हुए, सबसे बड़ी नाकामी इनकी क्या है? राजस्थान को बेचने का काम कर रही है भाजपा। ऐसा ही हालात रहे तो गर्त में जाएगा राजस्थान। बिना सिंबल, बिना पूर्वजों के नाम से लड़के देखो चुनाव, 10,000 में 5,000 में समझ जाओगे। मेरे भी बाप दादा यदि बड़े लीडर विधानसभा अध्यक्ष होता तो मैं भी अभी वैसे संघर्ष की मुझे जरूरत नहीं होती। गैस की टंकी के लिए मार काट होगी। जो हालात प्रदेश और देश के अंदर बने हुए हैं, क्रांति समय लेती है और अब वो समय पूरा हो चुका। 2028 के अंदर भूचाल आएगा, क्रांति आएगी और थर्ड फ्रंट मजबूती जो है राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बनाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन और आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड पवन। और आज हमारे साथ है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मजबूत नेता है अपने क्षेत्र से और लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने क्षेत्र से, तो श्रवण चौधरी जी। तो श्रवण चौधरी जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने पर। सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन मेरा आपसे पर्सनल है कि आप पेशे से डॉक्टर हैं और राजनीति की फील्ड में आए हैं, तो कहाँ से प्रेरणा मिली या कोई घटना या ऐसा क्रम हुआ जिसके कारण आपने ये सोचा कि मुझे अब राजनीति में जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आप सब लोगों का स्वागत। मैं मेडिकल कॉलेज से ही स्टूडेंट यूनियन में था और हमेशा छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हम कॉलेज में भी आवाज़ उठाते थे। फिर राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल जी से हम प्रेरित हुए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी एक बड़े भाई के रूप में हमेशा हमें जो है प्रेरणा देते रहे और उनका संघर्ष देख के मुझे भी लगा कि उनका संघर्ष में साथ देना चाहिए। संघर्ष में साथ देने के लिए मैंने राजनीति की राह चुनी और लगातार 2013 से मैं उनके संपर्क में था। 2018 में पार्टी का गठन हुआ। पार्टी के गठन के समय हमें प्रदेश में लिया गया। प्रदेश के कोने कोने में हम नेताजी के साथ हर जगह संघर्ष में साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। तो उनसे ही प्रेरणा लेके मैं राजनीति में आगे बढ़ा। आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल जैसे आप प्रेरणा ली, और भी नेता संघर्ष करते हैं, मजबूत नेता देखे जाते हैं, कांग्रेस हो गए, बीजेपी हो गए, तो उन पार्टियों को ज्वाइन नहीं करने के पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, जो 75 सालों से दोनों पार्टियां हैं, ये अदला बदली का खेल, मिलाजुली का खेल, भ्रष्टाचार पे एक दूसरे को पर्दा लगाना और कभी भी किसान जवान की जो आवाज़ बन के इन पार्टियों ने कभी किसान जवान का भला नहीं किया। आपने देखा होगा जिस प्रकार से किसान आंदोलन आया, बीजेपी ने किसानों के ऊपर जो है कानून थोपे और कांग्रेस उन कानूनों को थोपने का इंतजार कर रही थी। तो प्रदेश के अंदर कोई किसान जवान की आवाज़ बन के संघर्ष, बाकी पार्टियों में नेताओं का संघर्ष नहीं है। वो उनको सिंबल की राजनीति करते हैं। उनको सिंबल लेने के लिए जो है बड़े नेताओं को खुश रखना होता है, सिंबल मिल जाता है और उस सिंबल के वोट पड़ जाते हैं और जीत के आते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने अपने दम पे पार्टी बनाई और किसान जवान की आवाज़ बन के राजस्थान के कोने कोने के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। तो वो एक भगत सिंह की भूमिका के अंदर राजस्थान में कोई चल रहा है पिछले जो है ना 25 सालों से और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो वो शख्सियत हनुमान बेनीवाल जी है। उनसे हम प्रेरित इसलिए हुए कि उनका जो संघर्ष है, आज राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा यदि किसी ने आंदोलन किए हैं तो वो हनुमान बेनीवाल जी है। हनुमान बेनीवाल जी के बाद में आंदोलन जो है किरोड़ी मीणा जी ने किए थे, लेकिन किरोड़ी जी अब कहीं कहीं सरकारों के सामने समर्पण करके बीजेपी में सेट हो गए। हनुमान बेनीवाल जी आज भी संघर्ष लगातार कर रहे हैं, चाहे SI भर्ती का मामला हो, चाहे बजरी माफिया के खिलाफ हो, भू माफिया के खिलाफ हो, पेपर माफिया के खिलाफ हो, किसान आंदोलन हो, पीड़ित शोषित या शहीद को शहादत का दर्जा दिलाने का मामला हो, राजस्थान के कोने कोने के अंदर हनुमान बेनीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं। साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवान किसान सारे साथ मजबूती से खड़े हैं। आपने कहा किरोड़ी लाल जी मीणा बीच संघर्ष में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। एक अक्सर आजकल ट्रेंड चल रहा है, अक्सर नेता अपनी पार्टी बदल लेते हैं, उन पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पार्टी वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बदल रहे हैं तो गलत है। यदि पार्टी
जो सही काम करते हुए पार्टी निकालें, तब हम समझें कि नहीं पार्टी गलत कर रही है। अब यदि मैं मेरी लालसा के लिए, मेरे अपने स्वार्थ के लिए यदि मैं पार्टी छोड़ के जाता हूँ तो ये गलत है। और ऐसा कानून, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा कानून बने कि कोई पार्टी छोड़ के जाए तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करे। संविधान के अंदर ऐसा कुछ संशोधन हो कि राजनीतिक दल को बदलने, या जिस दल के अंदर दल ने उसको बनाया है वो दल छोड़ के जाए तो उसके ऊपर कुछ न कुछ ऐसी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे साथ जो है ना, कुछ नहीं थे, कोई दिल्ली में कांस्टेबल था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ बेच रहा था, कोई मॉल चला रहा था, ठीक है, कोई सब्जी बेच रहा था, उनको हमने नेता बनाए और वो चलते बने। तो ये कहीं न कहीं हमें इस बात का दुख भी है और तकलीफ भी है कि उनको नेता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बनाया, किसान जवानों ने बनाया, हनुमान बेनीवाल जी के संघर्ष ने बनाया। और वो बीच रास्ते में यदि जब जनता उनको नहीं जानती थी, जब उनको मंचों पे बोलना नहीं आता था, खड़ा होना नहीं आता था, तब हनुमान बेनीवाल जी ने ये है उनको संघर्ष में साथ दिया और वो खड़े रहे और उन्होंने बोला कि ये हमारे नेता है। और वो नेता बीच में छोड़ के जाते हैं तो ये गलत है, चाहे किसी दल में हो, चाहे हमारे दल में हो, चाहे सामने वाले दल में हो। आप आपने जो बातें कही, क्या वो आपकी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर आपकी पार्टी में आए हैं दिलीप चौधरी जी, तो क्या उन पर भी ये चीज़ें लागू होती है? देखिए, दिलीप चौधरी जी कांग्रेस में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने कांग्रेस में सेवाएं दी। आज इस उम्र के पड़ाव में उनको पार्टी उन्होंने मजबूरी में छोड़ी है। उन्होंने ऐसे नहीं छोड़ी खुशी के लिए। उनके जहन में ये रहा था कि भी मेरा कहीं न कहीं जो है मेरा गला घुट रहा है अंदर, किसान जवान की आवाज़ दबाई जा रही है। तब जाके वो हनुमान बेनीवाल जी के संघर्ष से प्रेरित हुए। आप उनको सुनना, वो हमेशा कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी जैसा लड़ाका जो है और कहीं नहीं है। इनकी लड़ाई, इनकी मजबूती, इनके संघर्ष को देख के मैं इनके साथ आया हूँ। तो उन्होंने पार्टी में त्याग, तपस्या, बलिदान किया है, लेकिन उनका वहाँ दम घुट रहा था। जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका कद होना चाहिए, वो वहाँ नहीं हुआ। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में है। तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो दिलीप जी आए हैं, दिलीप जी लंबा संघर्ष करके फिर आए हैं। जब उनका गला घोट रहे थे, पार्टी के अंदर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा था, तब तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आए हैं। एक खासियत आपके हनुमान बेनीवाल जी की यह भी है कि जब भी वो कोई धरना आंदोलन लीड करते हैं, हनुमान बेनीवाल जी उनके कार्यालय नहीं जाते, बल्कि वो अधिकारी हनुमान बेनीवाल जी के धरने पर आते हैं। ऐसा क्या खास बात है हनुमान बेनीवाल देखिए, में? संघर्षशील नेता है और नेताजी जो है हमेशा धरना है किसान जवान पीड़ित शोषित के हित में देते हैं। और जब नेता ईमानदार होगा तो अधिकारी हमेशा सामने आएगा, सामने से आके स्वागत करेगा। और जब नेता बेईमान होगा तो अधिकारी वैसे ही नहीं डरेगा, अधिकारी वैसे ही नहीं मानेगा, वैसे ही नहीं आएगा। तो नेता दबंग है, ईमानदार है, साफ छवि है, संघर्षशील है, किसान जवान पीड़ित शोषित के लिए आवाज़ उठा को अपने निजी स्वार्थ के लिए तो कर नहीं रहे। तो अधिकारी अपना पाएंगे और अधिकारी उन नेताओं के सामने आते हैं, स्वागत करते हैं जो नेता संघर्ष, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, जनता के हक और अधिकार की आवाज़ उठाते हैं। एक अभी चर्चाओं का विषय बना हुआ है पेपर लीक, और नीट जो इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण पेपर देखा जाता है वो भी लीक हो गया। उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देना देखिए, चाहोगे? नीट जो पेपर लीक हुआ है, मेरा तो ये मानना है कि बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थाएं हैं ना, इनके ऊपर लगाम, इनके ऊपर कैपिंग होनी चाहिए, इनके ऊपर एक कानून बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए। युवाओं के साथ जो जिस प्रकार से ये खेल खेल रहे हैं, एक कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग 200% प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब एक किसान का गरीब बेटा है, वो 2 से 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक खर्च करता है एक खाली एक कोचिंग लेने के लिए। तो आप सोचो कि ये लोग कितना किसान के बेटों को लूटते होंगे। जो ये लूट खसोट करके इनका कंपटीशन है कि मेरे इंस्टीट्यूट से बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन की होड़ में ये लोग क्या करते हैं, पेपर आउट करवाते हैं। और पेपर, आप बताओ कि पेपर केरल से चल के राजस्थान सीधा सीकर क्यों पहुंचा? वो झालावाड़ और वहाँ तो नहीं पहुंचा, क्योंकि कोचिंग हब का है, सीकर है। तो सीकर कहीं कहीं इसमें जो कोचिंग माफिया है उनकी भूमिका जरूर है इसमें, पेपर जो है आउट कराना में, पेपर खरीदने में, पेपर खरीद फरोख्त में। और कोचिंग माफियाओं के ऊपर लगाम लगानी चाहिए सरकार। अब तो कोचिंग माफिया जो है सरकारों के अंदर इन्वॉल्व हो गए, खुद सरकारों से ऐसे साठगांठ करके ऐसे संबंध बना लिए उन्होंने कि सरकार इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। आज जैसे आप किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर आपकी फीस फिक्स है कि इतना रुपए ही लगेंगे आपको, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, हॉस्टल का इतना है। आप देखो कोचिंगों के अंदर मनमानी फीस है,
किसी से 3 लाख लेंगे, किसी से 2.5 लाख लेंगे, किसी से 5 लाख लेंगे, अलग अलग लोगों से अलग अलग, और मर्जी माफिक जो है वसूली हो रही है। अनलिमिटेड कोचिंग के अंदर जितना उनके जो है टीचिंग फैकल्टी नहीं है, उससे हजारों गुना ज़्यादा स्टूडेंट ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट जो तंग आके आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है, बड़ी भूमिका है, वो कोचिंग माफियाओं की है। इनकी वजह से पेपर आउट होता है और विद्यार्थी तंग आते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। आज हालात क्या है, लाखों विद्यार्थी डिप्रेशन में जी रहे हैं। उनका एग्जाम जो कैंसिल हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, लाखों रुपए खर्च हुए। अब जब तक 1 महीने में पेपर होगा तब तक लाखों करोड़ों रुपए और खर्च होंगे। जैसे अभी मदन दिलावर जी, उन्होंने कहा कि पेपर लीक होना कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब उनसे यह सवाल मीडिया ने किया कि नीट का पेपर लीक हो गया, तो जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है उन्होंने ये कहा कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। देखिए, वो उनका मानसिक संतुलन खो गए। शिक्षा मंत्री जी पहले भी पागलों जैसी बातें कर रहे थे, 10वीं 10th 12th, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, वो चीज़ें उनके बस का सौदा नहीं है। ये तो शिक्षा मंत्रालय दे दिया। इस राजस्थान का दुर्भाग्य है कि ऐसे शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वो ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं। इससे बड़ी बात क्या होगी? फिर तो विद्यार्थियों का गला घोंट दो, आप जेर देकर उनको मार दो। भाई, आप विद्यार्थी जो है करोड़ों रुपए खर्च करके उनका पेपर आउट हो गए, उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जो सालों से कोचिंग संस्थाओं के चारों तरफ पड़े हैं, 2x4x6 के रूम में कोठरियों के अंदर बंद पड़े हैं, दिन और रात एक किए हुए। मदन दिलावर जी को थोड़ी पता है कि ये किसान गरीब बेटा जो है वो कैसे संघर्ष करके डॉक्टर बनता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि डॉक्टर बनने के लिए सिलेबस क्या है। शिक्षा मंत्री जी से पूछ लेना आप कि इंजीनियरिंग IIT के लिए सिलेबस क्या है और MBBS के लिए सिलेबस क्या है, और दूसरा जो है टीचर के लिए जो है रीट का सिलेबस क्या है, वो बता देना। तो मेरे को बता देना कि हाँ रियल में वो शिक्षा मंत्री है। वो तो बकवास करते हैं, उनको कुछ पता है नहीं। इनके कभी कोई घूमरा अग्रवाल, कभी कोई कुछ मदन राठौड़ जी अलग बोल रही है, इनके सारों के है ना, ये तो सिर्फ मोदी जी की खार है। और ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आगे हैं जिनको ABCD नहीं पता है। आज भाजपा को 2 से 2.5 साल हो गए कार्य करते हुए, सबसे बड़ी नाकामी इनकी क्या है? सारी नाकामी है। पीने को पानी नहीं। आज़ादी के 75 साल बाद 1,000 रुपये का टैंकर डला के गाँव के अंदर लोग है ना पानी के लिए तरस रहे हैं। हजारों गायें प्यास पानी की वजह से मर रही है। चलने के लिए सड़क नहीं है, शिक्षा के लिए भवन नहीं है, स्कूल के भवन गिर रहे हैं, सड़कों के क्या खस्ता हालात। ट्यूबवेलें पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बंद पड़ी है, जहाँ पीने के लिए लोग तराई तराई कर रहे हैं। हालात खराब है साहब। इनके तो कुछ नहीं है, इनके तो भ्रष्टाचार हो रहा है, दबा के पैसे कमा रहे हैं लोग, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा झूठे ही भजनलाल जी का कोई शाड़ा और कोई कुछ और कोई बने हुए इस राजस्थान को लूटने में लगे हुए हैं। जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है, नेता जमीनों के खरीदने में। आपने देखा हो किस प्रकार से बहराना के अंदर जो है रिको लाके और नेताओं ने जमीनें खरीद ली, मल्टीनेशनल कंपनियों को बेच दिया। तो राजस्थान को बेचने का काम कर रही है भाजपा। ऐसा ही हालात रहे तो गर्त में जाएगा राजस्थान, और राजस्थान की जनता तराई तराई करेगी। अगर भाजपा या कांग्रेस को किसी एक पार्टी को आपको चुनना पड़े तो आप किसे चुनोगे? देखिए, हमारी तो खुद की पार्टी, हम क्यों चुनें? जब उनको जरूरत होगी तो वो लोग चुनेंगे। हमारे तो खुद जो है 2018 के अंदर पार्टी का गठन किया, हमारा खुद का अपना सिंबल है, खुद का चिन्ह है, खुद की टिकट बांट रहे हैं किसान के बेटे, और किसान के बेटे चुनाव लड़ने वाले हैं। तो हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा मजबूत है और हमारे खुद का अपना चिन्ह है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसान के बेटे ने जो है पार्टी का गठन किया, वो हनुमान बेनीवाल जी हैं। तो इसलिए जिन पार्टियों की जरूरत होगी वो आए, हमारा तो अपनी पार्टी है। अच्छा, तो एक आरोप हनुमान बेनीवाल जी पर यह भी लगता है कि जब भी उन्हें लोकसभा जाना होता है किसी एक पार्टी का साथ उन्हें चाहिए, इसलिए हर बार गठबंधन वो करते हैं, कभी भाजपा से, देखिए कांग्रेस इसमें से। जो है ना साथ, मैं ये कह रहा हूँ देश आज़ाद से लेकर आज तक जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर सरकारें बनी है ना, वो गठबंधन की बनी है। NDA UPA ये क्या है? ये गठबंधन ही थे। इंडिया अलायंस क्या है? ये गठबंधन ही थे। आज मोदी जी कैसे बने हुए प्रधानमंत्री? गठबंधन से बने हुए। तो फिर जब जरूरत उनको है तो हमारे दल के पास वो यदि चला के आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? जब हिंदुस्तान के अंदर चाहे देवीलाल जी से लेके चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने हुए हो, लगभग टाइम गठबंधन की सरकार ही रही। और आज की तारीख में जो है ना हिंदुस्तान के अंदर सरकार चल रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो गठबंधन की सरकार है। तो उनको कहने से पहले सोचना चाहिए। और दूसरी बात है, हमने तो अपने दम पे 2.5% वोट लिए तो राजस्थान 1.5% में सरकार चेंज हो जाती है। हमने तो जो है 2.5% वोट लिए हैं, 2.42% जो इतने वोट बैंक यदि हमारा खुद का है तो हमने वोट दिलाए भी तो है इनको दूसरी जगह वोट दिलाए तभी तो MP बने ये। जैसा कि आपने कहा कि
2.5% आपने वोट लिए, लेकिन आपके विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीट की संख्या शून्य है। देखिए, सीट की शून्य नहीं थी, एक थी। नेताजी खुद जो चुनाव है, नेताजी चुनाव जीत के विधानसभा आए, फिर लोकसभा गए, ठीक है। और उसके बाद में कहीं न कहीं खियूंसर की जनता का ये दुर्भाग्य था, उनकी गलतियां थी। और कुछ जो है हम लोगों ने, जो हमारे ही जो पार्टी के अंदर पाले हुए लोग थे, वो सामने चले गए। तो बस वो जनता का दुर्भाग्य था। और भ्रष्टाचारी 40% वाला भ्रष्टाचार करने वाला, स्कूल की दरियां बेचने वाला, आगे कुछ नहीं, अब आगे कुछ नहीं होने वाला। जब रैलियां करते हो, धरना प्रदर्शन करते हो, तो बड़ी जन सैलाब आता है और बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। ये भीड़ वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है? देखिए, वोटों में भीड़ तब्दील भी हुई है, क्योंकि वोटों में तब्दील हुई है तभी तो लो आउट के अंदर 49,000 वोट मिले, खींवसर के अंदर 1 लाख के आसपास वोट मिले, बायतू के अंदर वोट मिले। जो बायतू में हमारा ही बनाए हुए नेता है, वो वोट लेकर दूसरी जगह एमपी बने। और अलग अलग विधानसभाओं के अंदर हमने, जैसे मान लो परबत सर है, दूसरी जगह है, हर जगह वोट तो लिए ही हैं, विधानसभा के अंदर वोट लिए। लेकिन जीत का मार्जिन है, हम जीत के नज़दीक थे, लेकिन जीत सीटें नहीं निकल पाई। लेकिन अब जो है 2028 के अंदर मजबूती से जो है, बिना आरएलपी के राजस्थान के अंदर सरकार नहीं बनेगी। भीड़ देखने को मिलती है और आप अक्सर चर्चाएं करते हो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरा मोर्चा है और राजस्थान की विधानसभा में एक भी सीट नहीं है। और सीट 2019 में थी, 3 सीटें थी और लोगों को उम्मीद भी थी कि यह शायद खड़े होकर तीसरा मोर्चा बन जाएंगे। लेकिन ऐसी क्या स्थिति या कोई कारण हुआ कि 3 से 0 पर आ गए और ग्राफ नीचे गिर गया इनका? देखिए, वोट परसेंटेज का ग्राफ नीचे नहीं गिरा। मैं आपको बताऊं कि वोट परसेंटेज हमारा मेंटेन है, उतना ही इवन बढ़ा है। चाहे 2 लाख वोट भी प्लस हुए, लेकिन प्लस हुए हैं। जो 18 से 23 में जो है वोट प्लस हुए हैं। विधानसभा के अंदर हमारा एमएलए नहीं है। राजस्थान के अंदर क्या है कि राजस्थान की जनता, जब वोट आता है ना, तब जनता ये सोच लेती है। और जनता को क्या है कि एक तो जो पीढ़ियों से जो लोग जमे हुए हैं ना, चाहे काम कुछ मत कराओ, लेकिन वो बैठे हुए लोग हैं, उनको उनकी तरफ उनका झुकाव हो जाता है। अब जनता है, धीरे धीरे जो जनता राजस्थान के अंदर संघर्ष को पहचानने लगी है। अब युवा संघर्ष को पहचानने लगे हैं। किसान जवान जब तकलीफ में थे, तब उन्होंने दूसरे नेताओं को पुकारा, लेकिन दूसरे कोई नेता काम नहीं आए। अब जो है लोग, बुजुर्ग लोग, पीड़ित है, शोषित है, 36 कौम के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी जैसा प्रदेश का मुखिया बने, तो हमारा भला हो सकता है। क्योंकि पहले जल्दी से क्या होता है, क्रांति नहीं आती, क्रांति समय लेती है। और अब वो समय पूरा हो चुका है। 2028 के अंदर भूचाल आएगा, क्रांति आएगी, और थर्ड फ्रंट मजबूती से जो है राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बनाएगा। 2028 को आप अंतिम लड़ाई बताते हो, इसके लिए क्या मुख्य रणनीति है आपकी? देखिए, विधानसभाओं के लेवल पे जो अभी जो एसआईआर वाली जो गठित की है, उसके अंदर BLA 1 BLA 2 धरातल पे जो काम कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे जो काम कर रहे हैं, नेताजी का जो संघर्ष है, जो हमारा जो एजेंडा है, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, हर हाथ रोजगार, हर खेत पानी, जो युवाओं को रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त जो राजस्थान हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसानों की आय दुगनी हो, इन एजेंडों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और मजबूती से जो है 2028 में चुनाव लड़ेंगे। आप जिस क्षेत्र से आते हो, ओसिया से आप आते हो, आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर एक नेता है कांग्रेस के और उनके बीच और हनुमान बेनीवाल जी के बीच अक्सर जो है बयानबाजी होती रहती है चुनाव के वक्त। अभी तो नहीं है, फिलहाल शांत है माहौल, तो अब क्या कहना चाहोगे उन नेताओं को आप? देखिए, नेता जो है हनुमान बेनीवाल जी कभी भी चला के किसी को वो नहीं कहते कुछ भी। यदि कोई आदमी जो है हनुमान बेनीवाल जी के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ जो इस प्रकार की जो मानसिकता रखता हो, जो किसान कौम से आता हो, तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा उनका दुर्भाग्य है। हनुमान बेनीवाल जी ने संघर्ष से पार्टी खड़ी की, क्योंकि उनके भी तो बाप दादा राजनीति करते थे, फिर पार्टी क्यों नहीं बनाई? उनको भी तो पार्टी बनानी चाहिए थी, किसानों के लिए संघर्ष करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए संघर्ष। पार्टी के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं, करने करें, कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में करते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। हनुमान बेनीवाल जी का बड़ा संघर्ष है, उनके सामने उनकी बयानबाजी किसी काम की नहीं है। और जब किसान जवान तकलीफ में, तो आप क्यों नहीं आते रोडों पे? मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब किसान बिजली के लिए तराई तराई कर रहा था ओसिया में, आज पानी के लिए कर रहा है, सड़क की हालत खराब है,
और किसानों के लिए जब तकलीफ होती है, जवानों के लिए तकलीफ होती है, पेपर आउट हुआ, पेपर माफिया के खिलाफ आपने क्यों नहीं धरना दिया, बजरी माफिया के खिलाफ क्यों नहीं दे रहे हो? आपने धरना तो जीवन में एक दिया नहीं है, आपने संघर्ष किया नहीं है, सड़कों पर आप कभी गए नहीं। आप किस प्रकार के नेता, किसके नेता हो? ये तो पूर्वजों की खा रहे हो भाई, सिंबल की खा रहे हो। बिना सिंबल, बिना पूर्वजों के नाम से लड़के देखो चुनाव, 10,000 में 5,000 में समझ जाओगे। तो ये चीजें जो है उनको संघर्ष का उनको पता नहीं है। संघर्ष वाले नेता और बिना संघर्ष वाले नेता में फर्क आप मीडिया वाले खुद ही पता कर लोगे कि रोडों पे लाठी कौन खाता है जवान किसान के लिए, और एसी के बंद कमरों में कौन सोते हुए बात करता है। बात करना बहुत आसान है। यदि मेरे भी बाप दादा यदि बड़े लीडर विधानसभा अध्यक्ष होता है तो मैं भी अभी वैसे ये संघर्ष की मुझे जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं उनके सामने संघर्ष कर रहा हूँ, और आज वो घर बैठे हैं, वो हमारी देन है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बयानबाजी, जो किसानों के प्रति जो रवैया, वो वही लोग हैं जो एक किसान की बेटी को जो है कुर्सी से नीचे बैठाए थे, वो वही लोग हैं। मैं उनको पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि आप वही सामंती सोच के लोग हो। आपके बराबर में एक सरपंच बैठी थी, आपने उसको नीचे बैठाया। आप क्यों भूल रहे हो उस समय के लिए? आपके घर आए हुए लोगों को आपने गेट आउट फ्रॉम हियर ये शब्द बोले थे। जब लोगों को ढंग से मारवाड़ी समझ में नहीं आती तो आप इंग्लिश में लोगों को भगा रहे हो बोल बोल के। तो इस प्रकार की संबंधित सोच के लोग ये सिर्फ अपने पूर्वजों की खा रहे हैं। उनका कोई संघर्ष नहीं, जीरो संघर्ष है उनका, जीरो संघर्ष। 2-4 नेता है राजस्थान में, मजबूत नेता देखे जाते हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं नाम लूंगा, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। सचिन पायलट। देखिए, वो अपनी पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, वो आपको भी पता है कि संघर्ष, मैं उनके बराबर का लीडर हूँ नहीं। नहीं, प्रतिक्रिया तो दे ही सकते हैं। ठीक है, वो अपनी अपनी जगह अपना संघर्ष कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी। ये सब देखो, इनका अपना अपना एजेंडा, अपना संघर्ष है। ठीक है, जो कर रहे हैं वो ठीक है। मैं तो मेरी पार्टी के लिए ही संघर्ष और मेरी पार्टी का ही कह सकता हूँ। बाकी राजनीति में जो अपना संघर्ष कर रहे हैं ठीक है, नहीं करेंगे तो जनता साइड बैठा देगी भाई। यहाँ तो अब संघर्ष वाला ही काम चलेगा राजस्थान में। इतने दिन बहुत हो गई, पूर्वजों की बहुत खाली लोगों ने, अब संघर्ष वाले नेता ही आएंगे आगे आने वाले समय में। और यदि संघर्ष वाले नेताओं को जनता आगे नहीं लाएगी तो जनता तड़पेगी, जनता को दुख तकलीफ झेलनी पड़ेगी। वही 75 साल बाद में 1,000 में पानी का टैंकर डला रहे हैं, वो 2,000 में डलवाएंगे। डीजल 200 पार जाएगा, जो भी 100 पार है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं डीजल खर्च मत करो और गैस खर्च मत करो। जो रोटियां जो है आप वापिस ही है ना कंडों पे, चूल्हों पे बनानी शुरू कर दी शहरों में भी। और आने वाले समय में आप बताओ कि एक एक लकड़ी के लिए और एक एक गैस की टंकी के लिए मारकाट होगी। जो हालात प्रदेश और देश के अंदर बने हुए हैं, और पेट्रोल पंप के लिए आपको ना 2-2 लीटर के कैन लिए हुए ना घूमने पड़ेंगे, भटकते रहना पड़ेगा। ये हालात है, क्योंकि देश को संभालना ठीक है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, बचत करनी चाहिए। लेकिन जो समय रहते चीज़ें नहीं संभलते हैं ना, तब यही हालात होते हैं। देश के आंतरिक हालात भी ठीक नहीं है ना। आप बताओ ना, बिजली पानी सड़क इनके लिए हम तड़प रहे हैं। अभी तो मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारे स्कूल में जो है पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है, भवन नहीं है, भवन टूटे हुए हैं, भवन गिरता है, बच्चे दब के मर जाते हैं। शिक्षा मंत्री जी हाँ ठीक है, ध्यान देंगे, आगे देखेंगे। इतना बड़ा पेपर आउट हो जाता है देश के अंदर और कह रहे हैं उसमें हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। क्या हो गया? हो गया तो हो गया। मतलब ये नीति वाले लोग हैं तो जनता कैसे भला कर सकते हैं? आपके साथ बड़ी जनसंख्या में, जनसैलाब में जो युवा नजर आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा मेरे साथियों को कि भाई आज जो है आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं हर मामले में। और हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़े, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। और रोजगार जब मिलेगा जब आप ऐसी सरकार, ऐसे आदमी को चुनोगे जो आपके भविष्य के लिए हमेशा संघर्ष के लिए खड़ा मिले राजस्थान के अंदर, जो आपकी पॉलिसी समझ सकें, जो एजुकेटेड, शिक्षित हो, मजबूत हो और युवाओं को आगे बढ़ा सके, जो किसान जवान की सुन सके। आज जो आप बताओ कि जो पेपर आउट हो गया, करोड़ों रुपए जो युवाओं ने खर्च कर दिए, और वो आदमी ये कह रहा है कि क्या हो गया। तो ऐसे आदमियों को यदि आप चुनोगे तो आपको है ना भुगतना पड़ेगा। और आपको शिक्षित होकर आगे मजबूत बढ़ना है। आपको रोजगार चाहिए, आपको टोल मुक्त राजस्थान चाहिए, हर खेत पानी चाहिए, हर हाथ रोजगार, बिजली चाहिए, चलने के लिए सड़क चाहिए, शिक्षा के लिए अच्छी कॉलेज स्कूल चाहिए। तो आप हनुमान बेनीवाल जी के हाथ मजबूत करो और तीसरे मोर्चे को राजस्थान के अंदर परचम पहनाओ, ताकि आपका भविष्य उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरवण चौधरी जी, आपने वक्त दिया। धन्यवाद। राम राम।